जिस तरह से 24 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है और मुफ्त बिजली भी मिल रही है, उससे वो अपनी गरीबी से लड़ाई लड़ता है। दोनों पार्टियां, जो भी बड़ी पार्टियां, उनका हमेशा यही कहना होता है कि क्रिटिसाइज करते हैं आम आदमी पार्टी को कि ये फ्री में बांटते हैं। तो यहाँ पर भी क्या वो पॉलिसीज लागू? यहाँ पर एक ही चर्चा सुनने को मिलेगी आपको। दोनों नेता, चाहे रावदान सिंह जी हो चाहे रामविलास शर्मा जी हो, जो महेंद्रगढ़ के आज हालात है, जो पिछड़ापन है, दोनों की पूरी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जिन नेताओं ने जवानी में काम ना किया हो, वो बुढ़ापे में भी चुनाव लड़ रहे हो और ये कह रहे हो, हुकार भर रहे हो, तो आज आप काम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ करने के इरादे से आप राजनीति में बैठे हैं। क्या क्या लोगों को मिलेगा, एक बार ये जरूर बताएं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लिए 5 गारंटियां लॉन्च की है इस वक्त। लोगों की जुबान पे आम आदमी पार्टी क्यों अभी नहीं चढ़ पा रही है? जिसने अपने परिवार को चलाने के लिए कर्जा उठाया है, जिसने अपने बच्चे की शिक्षा व्यवस्था को खराब होते हुए, खत्म होते हुए देखा है, जिसने अपने बच्चों को बेरोजगार रहते देखा है, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता है। वो चाहे दिल्ली में लगा लीजिए आप, चाहे पंजाब में, और जो आज हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो। पार्टी के सुप्रीमो आपके केजरीवाल साहब, उन पर आरोप लगे, घोटाला, शराब घोटाला हुआ, जेल में गए, सिसोदिया साहब भी, तो उसको देखकर क्या? तानाशाही करते हुए विपक्ष को खत्म करना, उभरती हुई पार्टियों को रोकना, इस तरह की नीतियों पर लोकतंत्र की हत्या करते हुए काम कर रहे हैं। कभी 10 सीट भारतीय जनता पार्टी लिया करती थी, इस बार 5 पर संकोच करना पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो हालत पतली है। सीएम फेस कौन होगा आम आदमी पार्टी का? नमस्ते, राम राम। मेरा नाम सन्नी कौशिक है और आप झलको हरियाणा पे जुड़े हैं। महेंद्रगढ़ पहुंचे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना सभी पार्टियों के जो एक्टिव कैंडिडेट हमें मिले उनसे बात की जाए। और डॉक्टर साहब हैं मनीष यादव जी, MBBS हैं, MD हैं, डॉक्टर हैं और राजनीति में आए हैं फुल टाइम। राजनीति में आके राजनेता हो गए हैं, पॉलिटिशियन हो गए हैं फुल टाइम। और 45 साल की जो राजनीति है दोनों पार्टियों की, उनके ऊपर मुखर होकर बोलते आए हैं। आज बात करेंगे इनसे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक डॉक्टर जब राजनीति में आता है, पॉलिटिशियन बनता है, तो क्या विचारधारा लेके आता है, पार्टी की क्या विचारधारा है और महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए ये क्या देंगे, उनको क्या तोहफे में मिलेगा अगर इनको जीत हासिल होती है। तो डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ तो इंट्रोडक्शन जितना मैं जानता था मैंने दे दिया, थोड़ा सा और अगर आप बता पाएँ अपने बारे में। बिल्कुल। देखिए, मैं महेंद्रगढ़ के ही बवानिया गांव से आता हूं और यहाँ से पढ़ाई लिखाई कर मेरी लगभग जो पढ़ाई है वो मेरी राजस्थान में हुई है, स्कूल की पढ़ाई। फिर उसके बाद कॉलेज जो है वो सारा उत्तर प्रदेश से किया, MBBS भी, MD भी, और दिल्ली में लगभग 2 साल तक नौकरी की। उसके बाद आम आदमी पार्टी से जुड़कर अपने क्षेत्र में लगातार आम लोगों की ज़रूरतों को लेके, समस्याओं को लेके, मुद्दों को लेके जनता के बीच में सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ में जैसे मैं तकरीबन सुबह आया था और मैंने देखा कि कोई इतना विकास नज़र नहीं आ रहा है, जबकि हरियाणा के गठन के साथ ही महेंद्रगढ़ भी बना था और दोनों ही पार्टी रही और काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा। 5 साल विधायक रहे, 4 साल अब वाले रहे, मतलब 4 प्लान में रहे, लेकिन फिर भी वो विकास दिख नहीं रहा है। क्या वो काम है जो महेंद्रगढ़ की जनता के लिए आपने एक लिस्ट बनाई है कि ये काम हम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं वो काम बताता हूँ आपको जो महेंद्रगढ़ में अब तक नहीं हुए, या महेंद्रगढ़ की जनता जो काम चाहती है। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि ये सबसे पुराने ज़िले में है। महेंद्रगढ़ सन 1966 में जब हरियाणा बना उस वक्त भी ज़िला था। उससे पहले जब हम हरियाणा पंजाब एक था उस वक्त भी ज़िला था। तो इस क्षेत्र में आज तक सबसे बड़ी जो मांग है वो है ज़िला मुख्यालय को लेकर। यानी कि नाम जिला महेंद्रगढ़ है, लेकिन मुख्यालय जो है वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर दूसरे शहर नारनौल के अंदर बना। और बार बार ये नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे हों, उन्होंने ये वादा भी किया जनता से कि इस बार अगर हम जीते और इस बार हमारी सरकार आती है तो हम जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ में बनाएंगे। ये लगभग सिलसिला जब से हरियाणा बना है तब से चला आ रहा है और आज तक किसी नेता ने इस पर काम नहीं किया। सब नेता अपना काम करने में लगे रहे, यानी अपने खुद को बढ़ाने में लगे रहे, लेकिन जनता के मुद्दा वहीं की वहीं खड़ा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई उद्योग आज तक किसी सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया। एक बहुत बड़ी परियोजना IMT के रूप में
कि भाई यहाँ इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो है वो स्थापित होगी। उसकी घोषणा की गई थी 2011 में कांग्रेस के समय में। अब कांग्रेस के समय से लेकर आज तक वो घोषणाओं और जो पत्थर जो होता है उस तक सीमित रह गई है। आज तक उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, ना भूमि अधिग्रहण हुआ, ना कोई बजट रेज हुआ, ना किसी सरकार ने उसके ऊपर काम किया। बार बार क्षेत्रवासी, अनेकों संगठन सब इसकी आवाज़ उठाते हैं। उसके कारण यहाँ का कोई भी युवा हो, सरकारी नौकरी वैसे नहीं है। जब प्राइवेट रोजगार अगर यहाँ कोई उद्योग होता तो हो सकता है उसको मिल जाते, लेकिन हमारे युवाओं की मजबूरी है कि अगर उसको रोजगार के लिए निकलना है घर से तो फिर वो अपने ज़िले में भी नहीं रुक सकता, उसे दूसरे ज़िले में जाके कहीं ना कहीं रोज़गार ढूंढना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों की हालत आपने देखी होगी, जिस पे आपने ये टिप्पणी की। सबसे पहले व्यक्ति आता है किसी क्षेत्र में तो उसकी सड़कों से वो एंटर करता है, वहीं से समझ में आ जाता है कि हालत कैसी है, कितना ये इलाका जागरूक हो चुका है, कितना इस इलाके में काम हुआ है, कितना इस इलाके की तरफ सरकार का ध्यान है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ की सड़कों की जो हालत है इस वक्त, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के नेताओं ने यहाँ की जनता के लिए किसी तरह का कोई काम नहीं किया, या किसी भी सरकार ने कोई काम इस तरह का नहीं किया जिससे कि आज आप ये कह सको कि महेंद्रगढ़ में विकास हुआ है। खेल परियोजनाओं की बात करें तो आज हम सपना देखते हैं कि हर गांव में, और मैंने मैनिफेस्टो भी पढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, वो वादा भी करती है हर गांव में खेल स्टेडियम बनाने का। वो यहाँ पूरे ज़िले में कहीं खेल स्टेडियम नहीं है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय 2011 में महेंद्रगढ़ के अंदर स्थापित हुआ। आज तक उस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सभी कोर्सेज जो वादा में किए गए थे, यानी कि ये कहा गया था कि मेडिकल के कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज, लॉ के कोर्सेज, एजुकेशनल कोर्सेज, सभी तरह के कोर्सेज इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में होंगे। लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज के नाम पर सिर्फ मजाक है, किसी तरह की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। लॉ में आपको 3 ईयर लॉ, 5 ईयर लॉ सभी यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे 3 ईयर लॉ कोर्स चलता है, 5 ईयर लॉ कोर्स नहीं आया। इसके अलावा भी अगर बात करेंगे, सरकारी अस्पताल की बात कर लो, सरकारी स्कूलों की बात कर लो आप, तो जो गांव-गांव में जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत देख लो, तो मैं समझता हूँ कि आज कोई भी व्यक्ति गाँव का या कोई भी परिवार ऐसा नहीं चाहेगा कि भाई उन स्कूलों में मैं अपने बच्चे को भेजूँ। दोनों नेता, चाहे रावदान सिंह जी हो चाहे रामविलास शर्मा जी हों, दोनों की पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। और विशेष तौर पे इसलिए बनती है कि 45 साल से, यानी कि 1982 से, 1982 में, फिर 1987 में, फिर 1991 में, एंड देन फिर 1996 में रामविलास शर्मा जी लगातार 4 बार एमएलए बने यहाँ से। उसके बाद आप बात करोगे 2000, 2004 और 2009 तक लगातार 3 बार रावदान सिंह जी बने। 2014 में फिर से रामविलास शर्मा जी, और 2019 में फिर से रावदान सिंह जी। और 2024 में तो जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। आप जब गांव-गांव जाएंगे और जब लोगों को सुनेंगे जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं, आज एक एक व्यक्ति, दूसरी जगह आपको हो सकता है ये सुनने को मिल जाए कांग्रेस हटा दो, बीजेपी हटा दो, फलानी हटा दो, इस पार्टी को ले आओ, उस पार्टी को ले आओ। यहाँ पर एक ही चर्चा सुनने को मिलेगी आपको कि जब तक ये 2 व्यक्ति, यानी कि पार्टियां भी व्यक्ति विशेष तक सीमित रह चुकी हैं। आज कांग्रेस में महेंद्रगढ़ में अगर आप चाहो कि कोई दूसरा व्यक्ति है उसको चुनाव लड़ाया जाए, सेकंड नंबर पर कोई है, तो सेकंड नंबर पर कोई नहीं है। यानी कि सिर्फ रावदान सिंह जी हैं, उसके नीचे कोई कार्यकर्ता भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि अपना कद बढ़ा सके। 45 साल ऐसे ही नहीं बीतते। 45 साल के लिए आपको दिग्गज बनना पड़ता है, अपने नीचे की फसल को ख़त्म करना पड़ता है, वरना कोई बढ़कर पेड़ बन जाएगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपकी राजनीति को ख़त्म कर देगा। ये बखूबी जानते हैं इस चीज़ को। तो कोई कांग्रेस में आपको नीचे कोई नेता नहीं नज़र आएगा। बीजेपी के अंदर जब आप झांक के देखोगे तो रामविलास शर्मा जी के नीचे कोई ऐसा वृक्ष नज़र नहीं आएगा जिसको आप ये कह सको कि रामविलास शर्मा जी के बाद राजनीति कर सकते हैं। दोनों नेता यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे तब तक यहाँ पर विकास के रास्ते नहीं खुल सकते, क्योंकि जिन नेताओं ने जवानी में काम ना किया हो वो बुढ़ापे में भी चुनाव लड़ रहे हो और ये कह रहे हो, हुंकार भर रहे हो कि अब हमें मौका मिलेगा तो हम बहुत काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ जिस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा थी, जब आप मोस्ट एनर्जेटिक थे, उस पीरियड में आपने काम नहीं किया, तो आज आप काम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए
अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ करने के इरादे से आप राजनीति में डटे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों नज़र आता है कि आम आदमी पार्टी की कार्यालयों पर तो लोग नज़र आते हैं, लेकिन है नहीं, मतलब अभी भी लोग, मैं घुमा हूँ यहाँ पर, तो ये है कि कांग्रेस या बीजेपी इनकी टक्कर है। लोगों की जुबान पे आम आदमी पार्टी क्यों अभी नहीं चढ़ पा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने वाला एक विशेष वर्ग होता है जो सरकार से, मैं समझता हूँ सरकार पर आधारित जो परिवार है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता है। वो चाहे दिल्ली में लगा लीजिए आप, चाहे पंजाब में, और जो आज हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो, जिसने अपने परिवार को चलाने के लिए कर्जा उठाया है, जिसने अपने बच्चे की शिक्षा व्यवस्था को खराब होते हुए ख़त्म होते हुए देखा है, जिसने अपने बच्चों को बेरोज़गार रहते देखा है, जिसने अपने परिवार को गरीबी में दम तोड़ते देखा है, ऐसे जो लोग हैं वो सब के सब इस वक्त ये चाहते कि काम करने वाली सरकार हो। धर्म जाति की राजनीति करने वाली, आपस में फूट डालकर वोट बटोरने वाली, झूठ बोलने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली कोई भी पार्टी हो उसका साथ नहीं देंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि कैसे सुधरेंगी ये सारी चीज़? जो आप कह रहे हो वो कंसर्न करने के लिए अच्छी है, वो एक्चुअल में मुद्दे हैं, लेकिन कैसे सुधरेंगी? आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी यहाँ पर? बिल्कुल, क्यों नहीं बना पाएगी। मैं समझता हूँ जिस तरह दिल्ली के अंदर आपने देखा था, वहाँ कांग्रेस की 3 बार की सरकार थी, शीला दीक्षित जी वहाँ 3 बार की मुख्यमंत्री थी, और 3 बार की सरकार एकदम से धराशायी हुई थी आपके सामने कि एक भी एमएलए नहीं बचा उसके बाद। उसका नतीजा आपके सामने, 5 साल जमकर जनता के लिए काम किया। आज जो स्कूल का जो मॉडल है, शानदार सरकारी स्कूल दिल्ली में जो बने हैं, वो देश क्या विदेश भर में उसकी चर्चा है। जो हेल्थ मॉडल दिल्ली का है उसको सारा देश आज देख रहा है, विदेश के लोग देख रहे हैं, वहाँ की सरकारें देख रही हैं। जिस तरह से 24 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है और मुफ्त बिजली भी मिल रही है, तो इससे गरीब व्यक्ति को जो बचत होती है ना, 200 यूनिट का जो बिल भरना था उसकी जगह, उससे वो अपनी गरीबी से लड़ाई लड़ता है। जो बच्चे की स्कूल में फीस देने में पैसा जाना था वो घर में बचता है, उसको गरीबी से लड़ाई लड़ने में इस्तेमाल करता है। इलाज का जो पैसा बचता है उसको गरीबी से लड़ने में इस्तेमाल करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब योजना एक गरीब व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर लाने वाली योजनाएं हैं, एक गरीब व्यक्ति को मजबूत करने वाली, यानी अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटने वाली योजनाएं हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल जमकर इस तरह की योजनाएं और जनता की सेवा की। जब चुनाव हुआ 2020 के अंदर, तो मैं याद दिलाऊं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 2014 से मजबूत सरकार बनी थी। लोग ये कहा करते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की लहर है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब गई तो उसने कहा कि 45 पार का नारा लेकर गई थी। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने, सभी नेताओं ने पूरी जनता से सिर्फ एक बात कही कि 5 साल अगर हमने आपकी सेवा की, आपका काम किया, जो वादे किए थे उनको गारंटी के तौर पे पूरा किया है, तो हमें दोबारा मौका देना, अन्यथा आप मत दीजिएगा। जब इतनी सी बात कह के, इतने से प्रचार पे किसी पार्टी को 70 में से 62 सीटें दोबारा मिल जाएं, तो मैं समझता हूं कि जनता जागरूक हो चुकी है और काम की पहचान करने लगी है। दिल्ली के लोगों ने साबित किया कि काम सबसे बड़ा है, जाति और धर्म की राजनीति, झूठ की राजनीति उसके आगे टिक नहीं सकती। डॉक्टर साहब, आपने बिजली की बात की, फ्री बिजली की जो बात है, लेकिन दोनों पार्टियां, जो भी बड़ी पार्टियां आप मान रहे हैं जिनको, उनका हमेशा यही कहना होता है कि क्रिटिसाइज़ करते हैं आम आदमी पार्टी को कि ये फ्री में बांटते हैं, जबकि फ्री में मत बांटो, लोगों को रोज़गार देना है, हमें ये करना है। मतलब खासकर ये बात है कि हम विकास ऐसा करेंगे लोगों को फ्री में ना मिले। तो यहाँ पर भी क्या वो पॉलिसीज़ लागू होंगी? नहीं, कौन सी पार्टी ऐसी है जो आज आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को फॉलो नहीं कर रही? मैं समझता हूँ अगर कांग्रेस के, तो आप किसी भी राज्य के मैनिफेस्टो को उठाएंगे या फिर आप केंद्र के चुनाव के उठा लो, चाहे कहीं के भी उठा लो, वो सारी की सारी जो योजनाएं हैं या जो वादे हैं जनता से, वो करते जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है, उसमें 10% का इजाफा करके बोल देंगे। भारतीय जनता पार्टी आज तीर्थ यात्रा करा रही है बुजुर्गों को। भारतीय जनता पार्टी अब कहती है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा उसको 1000 रुपये अलग से देंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे 500 रुपये सरकारी वाले को देंगे। यानी पैसा तो पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वो सही चीज़ देने की बजाय नकल कर रही है, लेकिन अकल नहीं लगा रही। अरे जब शानदार सरकारी स्कूल बनाओगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, तो खुद ब खुद चल के बच्चे आएंगे ना, संख्या बढ़ेगी ना। अब ये क्या करते हैं,
ये सोचते हैं कि पैसा दे दो, सीधा जेब में डाल दो किसी के, उससे वो अपने आप जाके अपनी किताब खरीदेगा, जहाँ मर्जी पढ़ेगा, उससे पढ़ाई नहीं होती। तो क्या क्या लोगों को मिलेगा, एक बार ये ज़रूर बताएं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लिए 5 गारंटियाँ लॉन्च की है इस वक्त। पहली गारंटी तो यही है कि 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली हर परिवार को आम आदमी पार्टी देने का काम करेगी, जिस तरह दिल्ली और पंजाब में दे रही है। दूसरी जो बात है, हर व्यक्ति का इलाज, अच्छा इलाज और मुफ्त इलाज, यानी कि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक मजबूरी उसके इलाज में बाधा नहीं बनेगी। हर व्यक्ति का इलाज होगा, सम्मान के साथ होगा और अच्छी सुविधाओं के बीच में होगा। तीसरी जो गारंटी है वो है कि हर माता बहन को, यानी हर महिला को 1000 रुपये सम्मान राशि हर महीना। हर पार्टी ये दावा करती है कि महिलाओं को सशक्त करना है, महिला को इस काबिल बनाना है कि वो आज आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, लेकिन काम कोई नहीं करती। आम आदमी पार्टी ने ये सराहनीय कदम उठाया है, दिल्ली के अंदर माताओं बहनों को मुफ्त बस यात्रा, ताकि वो कामकाज से के लिए घर से निकले तो उन्हें देखना ना पड़े कि मेरे पास पैसा है कि नहीं पैसा, सिर्फ आपका मन होना चाहिए। आपने अगर सोच लिया मुझे काम करना है तो कोई बाधा नहीं बन सकती आपके बीच में। 1000 रुपये हर महीना हर माता बहन को सम्मान राशि के रूप में दी जाएगी। शानदार सरकारी स्कूल, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, किसी की भी आर्थिक मजबूरी उसको शिक्षा से वंचित नहीं रख सकती। ये सोच है अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की। ये वादा गारंटी के रूप में हरियाणा की जनता से किया है, हर बच्चे को शिक्षा देंगे, सरकारी स्कूल में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अच्छी शिक्षा देना, ये आम आदमी पार्टी का काम है। ये गारंटी के रूप में हरियाणा की जनता को मिलेगा। लेकिन महिलाओं की बात हो रही है तो स्वाति जी ने एक मामला उठाया, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? वो पार्टी में जो कुछ हुआ वो आप पार्टी के अंदर की सारी बातें हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि न्यायपालिका में विचाराधीन वो मामला है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है उस मामले में बहुत सारी ऐसी बात है जो उनकी प्रथम दृष्टया जो शिकायत थी, उस शिकायत के बाद वो चीज़ें धुंधली होती जा रही हैं। यानी कि जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे वो आरोप धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, और उसका कारण ये है कि उसको जो सपोर्टिंग एविडेंस जो होना चाहिए, या जो एग्जामिनेशन में रिवील होना चाहिए, या इन्वेस्टिगेशन में सामने आना चाहिए, वो उसकी सपोर्ट में नहीं निकल पा रहा जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो ये जैसा भी मामला था उसमें वो क्या एक्टिविटी थी, सच्चाई क्या है उसके पीछे की, वो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जब सामने आएगा तो देखा जाए। और मैं महिलाओं के लिए विशेष तौर पे बात कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी में बहुत सम्मान है। आम आदमी पार्टी में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जिस तरह के आरोप उन्होंने, स्वाति मालीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, विशेष तौर पे अरविंद केजरीवाल जी के घर में जो स्टाफ है उनके ऊपर लगाए हैं। गुंजाइश नहीं है। कहाँ ऐसी ज़रूरत पड़ी, क्या कारण रहा, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, पार्टी के सुप्रीमो आपके केजरीवाल साहब, उन पर आरोप लगे, घोटाला, शराब घोटाला हुआ, जेल में गए, सिसोदिया साहब भी, तो उसको देखकर क्या? देखिए, मैं समझता हूँ आप आम आदमी पार्टी के 4 नेता, यानी कि सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी, चारों नेता जेल तक पहुँचे, और कथित शराब घोटाला जो कि पिछले 2 साल से चर्चाओं में है, उस घोटाले के अंदर आरोपी तय करके ईडी और सीबीआई ने उनको जेल में भेजा। इस 2 साल के कार्यकाल में ईडी और सीबीआई ने सैकड़ों छापेमारी की है। अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ भी, सिसोदिया जी के यहाँ भी, संजय जी के यहाँ भी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ भी, और सैकड़ों जगह छापेमारी करने के बावजूद भी आज तक ईडी सीबीआई 1 रुपया काला धन, 1 रुपया बेईमानी का, 1 रुपया भ्रष्टाचार का कहीं से भी बरामद नहीं कर पाई। यानी कि इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी कहीं से कोई बेईमानी का, भ्रष्टाचार का पैसा हमारे नेताओं के यहाँ से बरामद नहीं हुआ। 6 महीने बाद संजय सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर जमानत दी कि अब तक ईडी और सीबीआई के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि संजय सिंह जी को और ज़्यादा सलाखों के पीछे रखा जाए, तो उनको रिहा किया जाता है जमानत पर। जब आएगा तब देखा जाएगा। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जी को भी
यही कहकर जमानत दी कि 17 महीने में ईडी और सीबीआई किसी तरह का कोई सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आज तक पेश नहीं कर पाई है, तो फिलहाल इनको जमानत पर रिहा किया जाता है। तो आप इस सीधे तौर पर जो देश के अंदर एक चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करते हुए विपक्ष को ख़त्म करना, उभरती हुई पार्टियों को रोकना, इस तरह की नीतियों पर लोकतंत्र की हत्या करते हुए काम कर रहे हैं, तो उस कारण से भारतीय जनता पार्टी की इन गलत नीतियों के कारण आज हम ये संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष में आपने एक और चीज़ देखी होगी कि हमारे किसी भी नेता को जब जेल में जाना पड़ा या ईडी सीबीआई की इस तानाशाही का सामना करना पड़ा, भाजपा की इस तानाशाही का सामना करना पड़ा, तो जनता के बीच में बात करते हुए, दहाड़ते हुए और सीधे तानाशाही को ललकारते हुए जेल के अंदर गए। और जब बाहर आते हैं तो सीधे जनता दरबार में बाहर आते हैं और सीधे तानाशाही को ललकारते हुए आते हैं और जनता को ये बताते हुए आते हैं कि ये तानाशाह लोग किस तरह की साजिश कर रहे हैं, किस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कॉम्पिटिटर कौन रहेगा आपका? इस वक्त जनता ने लोकसभा चुनाव में ये साफ दिखाया कि जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इंडिया अलायंस के साथ जनता खड़ी नज़र आई। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर जो कभी 10 सीट भारतीय जनता पार्टी लिया करती थी, इस बार 5 पर संकोच करना पड़ा है और उसमें भी 3 सीटें ऐसी है जिन पर मार्जिन नाम मात्र का रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो हालत पतली है और उनका जिस तरह का बर्ताव, चुनाव से ठीक पहले घोषणाएं करना, फिर चुनाव आयोग का ऐलान कर देना जल्दी चुनाव का, तो उससे दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हरियाणा के अंदर खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है। अब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहेंगे। दूसरी तो तरफ देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस में इस वक्त जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने नतीजे देखे हैं, तो लोकसभा चुनाव में जो सिटिंग विधायक अपनी सीट पर जीत ना पाए, यानी कि यहाँ पर इस समय विधायक होने के बावजूद भी महेंद्रगढ़ में लोकसभा के चुनाव में वो हार रहे हैं 5-6 हज़ार वोट से, तो ये उनके लिए अच्छे संकेत नहीं है। महेंद्रगढ़ की जनता इस वक्त बदलाव चाहती है, तो इस तरह की जो पुरानी राजनीति है, इससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चुनौती नहीं मिलेगी। जनता मन अपना साफ कर चुकी है, स्पष्ट कर चुकी है कि अब की बार बदलाव करना है, तो आराम से जनता के साथ मिलकर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। किसी तरह की कोई चुनौती हमें इस समय नज़र नहीं आती है। एक मुद्दा और अभी करंट में है कि बीजेपी ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि तारीखें बढ़ा दी जाएं। आम आदमी पार्टी इस पर क्या सोचती है और आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे, मान लीजिए अब चुनाव आयोग ने तारीखें तय कर दी हैं, हम पूरी तरह से तैयार है, चुनाव कभी भी हो कहीं भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने 1 तारीख तय की, हमने स्वागत किया, हमारी तैयारियां पूरी हैं, हम उस वक्त भी चुनाव कराएंगे तो जीतेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जनता का मन पूरी तरह से तैयार है। अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि अब ये त्योहारों के दिन पड़ रहे हैं, अभी ये छुट्टी के दिन पड़ रहे हैं, अभी उस दिन लोग घूमने चले जाएंगे, कोई कह रहा है कि कुछ लोग मेले में चले जाएंगे, कहीं पर आसोज का मेला है तो बिश्नोई समाज वहाँ जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर हर दिन किसी न किसी तरह का त्यौहार होता है, किसी न किसी तरह का पर्व होता है। कभी भी आप अगर ये सोचेंगे कि इस दिन आप कराएंगे तो इस दिन कोई इस तरह की बात नहीं होगी, तो हर दिन हम लोग किसी न किसी रूप में इंगेज होते हैं। लेकिन जब ये लोकतंत्र का पर्व आता है तो उन सारे पर्व को छोड़कर आम व्यक्ति, आम लोग जो हैं लोकतंत्र के पर्व को मनाते हैं। तो कोई बाधा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको मैं समझ रहा हूँ कि ये बुनाया जा रहा है, कि जिसको बहाना बताया जा रहा है। ये साफ तौर पे, सीधे तौर पे ये नज़र आ रहा है कि अभी तैयारियां पूरी नहीं हो सकी हैं, अभी इनके हाथ से चुनाव निकलता हुआ साफ नज़र आ रहा है, अपने सामने हार इनको साफ नज़र आ रही है। तो फिर ये कहीं ना कहीं चुनाव को आगे बढ़ाना और इस तरह के हथकंडों में जा रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और सवाल काफ़ी हमने पूछ लिए हैं, बाकी भी अगर बचेंगे तो अभी काफ़ी समय है, 35 दिन अभी बचे हैं, दोबारा मुलाकात होगी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। महेंद्रगढ़ से मैं आम आदमी पार्टी के डॉक्टर मनीष यादव से बात कर रहा था। कैसा लगा इंटरव्यू ज़रूर बता दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर। नमस्कार। झलको